अब एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में आज कोरोना की रिपोर्ट बहुत ही डराने वाली आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 48 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई, जबकि 1501 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 984 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 19,581 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 384 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कुल संक्रमित मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा अब 32,810 पर जा चुका है और इनमें से कुल 12,245 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली से आज ही ये खबर भी आई कि दिल्ली में मामलों का जो पीक है, चरम है, वो जुलाई में किसी वक्त हो सकता है। हमारे साथ दिल्ली के देश के हालात पर बात करने के लिए कोरोना को लेकर के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब हैं। गुलेरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, दिल्ली से आज अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पहले तो दिन में दिल्ली की सरकार ने यह कहकर सबको डरा दिया कि दिल्ली में जुलाई के एंड तक 5.5 लाख मामले हो जाएंगे, और आपने भी सर कुछ दिनों पहले ये कहा था कि दिल्ली का पीक जून जुलाई में कभी होगा, लेकिन वो इस हद तक होगा ये नहीं अंदाजा था। आप सहमत हैं जो अनुमान लगाया है दिल्ली की सरकार ने एक्सपर्ट्स की राय पर? देखिए, ये कहना तो है कि क्या कितने केसेस होंगे और कितने पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बात आपकी सही है कि आस्ता आस्ता केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर हमें अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ठीक रखना है तो हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इन्फेक्शन को अपने शहर में फैलने से रोकें। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे शॉपिंग करने जाएं, या कहीं बाहर खाना खाने जाएं, या किसी तरह से ट्रैवल करें। दूसरा चीज़ ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो 80 से 90% जो लोग हैं जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं, उनको बड़ी माइल्ड इलनेस होती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं, डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और इससे हॉस्पिटल के जो स्ट्रेन पड़ेगा वो कम हो जाएगा, और सिर्फ जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वही हॉस्पिटल में फिर दाखिल हो पाएंगे। सर, मैं आपसे और विषयों पर बात करूं उससे पहले जरा लोगों के मन में जो एक सबसे बड़ा सवाल है उसको लेकर के आपसे जवाब चाहिए था कि लोगों को ये लग रहा है कि कितने लोगों को कोरोना है ये तो सरकार भी नहीं बता सकती, क्योंकि सरकार टेस्ट हर आदमी का तो कर नहीं सकती है। तो इसीलिए कोरोना कहां कहां किस किस को है ये पता करने का कोई अब तरीका नहीं रह गया है। कोरोना एक किस्म से समाज में जा चुका है, जिसको कोई कम्युनिटी स्प्रेड कह देता है, कोई कह देता है आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसमें आपका क्या कहना है? वाकई क्या कोरोना कहां है, कितना है, इसका कोई सटीक आंकलन हम लोग कर पाने में क्या अब विफल है? तो जैसे आपने सही कहा कि कोरोना के कई केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको कोई लक्षण नहीं होते, या इतने मामूली लक्षण होते हैं कि उनको लगता है कि कोरोना नहीं है और वो अपनी जांच नहीं कराते। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि हमारे स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स एरिया हैं, जहाँ पे हम कंटेनमेंट जोन जैसे बात करते हैं, उनमें काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, और इसलिए पूरी संख्या कितने लोगों की को कोरोना इस एरियाज में है ये टेस्ट से पता करना मुश्किल होगा। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हम जहाँ हॉटस्पॉट्स में जो भी लोग रह रहे हैं वो ये मान के चलें कि अगर वो बाहर जाते हैं तो हर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, और इसलिए उनको यही मान के आगे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनका हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो उसका ना कोई फायदा होगा। जिन लोगों को लक्षण है या जो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन कोविड पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके लिए हम उनको अलग कर सकते हैं और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी इन एरियाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन सर, अगर कोई कोरोना संक्रमित है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसका टेस्ट नहीं हुआ, अब हम जानते नहीं है कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, जबकि वो है, तो वो तो एक कैरियर है और वो इन्फेक्शन का सोर्स है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे में? वो आदमी का डिटेक्शन तो जरूरी है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम कहें कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें काफी ज्यादा लोगों को कोविड-19 है, तो सारे के सारे तो टेस्ट के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको लक्षण नहीं है। रैंडम हम सारों को टेस्ट नहीं करते, और अगर हम मान लो हमने सारों को आज टेस्ट कर लिया और वो नेगेटिव आ गए,
तो ये भी हो सकता है कि 5 दिन बाद कई उनमें से पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा है। टेस्ट जो है वो एक समय पे किया जाता है। ये नहीं कहता वो कि आपको 5 दिन या 7 दिन बाद फिर से कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप इंक्यूबेशन पीरियड में हैं। हो सकता है उसके बाद ही आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हो जो एसिम्प्टोमेटिक था और फिर आपको हो गया। तो एक टाइम पे टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा ये मानना है कि जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि हम जो ज्यादा बीमार लोग हैं उनका टेस्ट करें, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं कोविड पॉजिटिव की, उनका टेस्ट करें। लेकिन ये मान के चलें कि इन एरियाज में सब लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं और कैरियर हो सकते हैं, और हमें अपना बचाव करना है। और इन लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूं तो अपने ऑफिस के लोगों को या अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को ये इन्फेक्शन ना दूं, और मैं पूरी तरह से अपना प्रिकॉशन रखूं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो हैंड वॉशिंग हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। सर, अब ये बता दिए, जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड है, जैसे दिल्ली की सरकार ये कहती है कि हमारे एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि ये हो चुका है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये केंद्र का काम है, तो वो डेफिनेशन में मामला उलझा हुआ है। बहुत से लोगों का कहना है कि आपने इस ओर पहली बार इशारा किया था कि या तो हम कम्युनिटी स्प्रेड में जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होता है और क्या हम हैं कम्युनिटी स्प्रेड में? कम्युनिटी स्प्रेड का ऐसा ये मतलब होता है कि जब हम केसेस इतने हों कि हम उसका कॉन्टैक्ट क्या है वो ट्रेस ना कर पाए, कि ये ना पता चल पाए कि ये केस कहां से आया है और इसका क्या चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। अगर हम देखें हमारे सारे देश के आंकड़ों को, तो देश के कई हिस्से हैं जहां पे केसेस बहुत कम हैं और वहां पे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें, और ये कुछ शहर हैं, 10-12 शहर हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि 70 से 80% केसेस यहीं से आ रहे हैं। यहाँ पे जहां कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां पे एकदम स्पाइक ऑफ केसेस हो रहे हैं, वहां पे लोकल स्प्रेड जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम बड़े डेफिनेशन पे से जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इन लोकल एरियाज में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम पूरे देश के लिए ये नहीं कह सकते। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये एक वर्ड्स का इंटरप्ले ही है। हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि इन एरियाज में हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ केसेस ज्यादा आ रहे हैं। और ये है, बात सही है कि कई लोग ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं जो हम कह नहीं सकते इसको इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। तो इसलिए उस एरिया में हमें ये समझना चाहिए कि सभी पॉजिटिव हैं, और इसलिए हमें अपने स्ट्रैटेजी वैसे ही बनानी चाहिए। देश के लिए जो है वो स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होगी, क्योंकि जो कोल्ड स्पॉट्स है या जो हॉट स्पॉट्स नहीं है वहां पे हम ये बात नहीं कह सकते। चलो सर, मैं देश की बात नहीं करता, मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली के बारे में तो मैंने आज ये पढ़ा कि 50% केस ऐसे हैं जिनका सोर्स डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या कहेंगे दिल्ली के लिए? तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज ये है कि हम कितने एग्रेसिवली सोर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई दफा लोग जो है वो अपने सिम्टम्स छुपाते हैं या बताते नहीं है, और कई दफा यही नहीं पता चलता कि वो उस ऐसे व्यक्ति से मिले या नहीं मिले। तो जो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करते हैं कि आप सोर्स को, कॉन्टैक्ट को करें, वो अगर हम एग्रेसिवली करें तो मेरा ये मानना है कि कई जगह आप पता कर पाएंगे कि इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। लेकिन इसमें ये भी समझना जरूरी है कि अगर मुझे आज कोरोना के लक्षण होते हैं तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैं इन्फेक्शन दे सकता हूँ वो 48 आवर्स पहले भी हो सकते हैं। तो हमें जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है वो आज वाले दिन से नहीं करनी, हमारे 2 दिन पहले भी हम जिन जिन लोगों से मिले थे उनको भी हम इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो कोविड-19 जो है ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है। ये एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में भी लोगों को इन्फेक्शन देता है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एग्रेसिवली करना या बहुत बारीकी से करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जब केसेस बढ़ते हैं तो इसमें कुछ हद तक ढील आ जाती है, और इसलिए ये कई दफा मिस हो जाता है। सर, देश के तमाम बड़े शहरों से कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि अस्पताल फुल हो गए हैं, बेड्स नहीं हैं, मरीज बाहर आते हैं, जिनको जरूरत भी है, जो डिजर्विंग है उनको इलाज मिलना चाहिए, लेकिन मजबूरी अस्पताल की कि वहां पे बेड नहीं है। ऐसे में अब एक एस्टिमेट दिल्ली ने दिया कि भाई 5.5 लाख केस होंगे तो हमको 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आप देश का सबसे बड़ा अस्पताल रन करते हैं सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझते हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कितनी दिक्कतें और वक्त लगता है वो भी जानते हैं। तो 40 दिन के अंदर 10,000 बेड को 80,000 बेड करना क्या मुमकिन है? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कि हम कैसे चीजें कर सकते हैं जिससे हम बेड्स का टर्न अराउंड टाइम कम करें, सिर्फ सीरियस पेशेंट्स को ही लें, और जो लोग घर पे मैनेज हो सकते हैं उनको घर पे मैनेज करें। अगर हम आज देखें तो हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बड़े माइल्ड, जिनको बीमारी है, ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है,
तो हम उन सब लोगों को अगर हम होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में भेजें तो कई हॉस्पिटल के बेड खाली हो जाएंगे, जो हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है या ज्यादा फैसिलिटी की जरूरत है। ये बात भी सही है कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो जैसे चाइना में भी हुआ था, न्यूयॉर्क में भी हुआ है और यूरोप में भी हुआ है कि 5-10 दिन में एक फील्ड हॉस्पिटल भी बन सकता है। आर्मी जो है वो इसमें काफी माहिर है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इस टाइप की फैसिलिटीज भी क्रिएट की जा सकती हैं। पर मेरा ये मानना है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी ध्यान से देखनी पड़ेगी। कई पेशेंट्स जो हैं वो अगर ठीक हो जाएं तो उनको जल्दी घर भेज दें, क्योंकि अगर आप 7वें-8वें दिन में ठीक हो जाते हैं तो और घर पे आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, तो आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है और आप हॉस्पिटल बेड को जल्दी वेकेट कर देंगे, जिससे कोई और मरीज जो है वो बेड पे एडमिट हो पाए। सर, ये जो पॉजिटिव होने की परसेंटेज होती है इन रिगार्ड्स टू द टेस्ट, हम जितने टेस्ट कर रहे हैं उसमें जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, पहले हम लोग भारत इस बात में गर्व किया करता था कि हम लोग टेस्ट इतने करते हैं और हमारे बड़े कम लोग जो हैं पॉजिटिव आते हैं। अब दिल्ली का आंकड़ा ये बता रहा है कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति जब वो टेस्ट के जो होते हैं वो 10 में से 3 या 4 लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। ये क्या इशारा करता है? तो आपकी बात सही है कि जब पहले अगर हम देखते थे तो पूरा अगर हम देश के आंकड़े देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 4% या 4.3% थी। जितने हम टेस्ट करते थे उसमें से 4 या 5% पॉजिटिव आते थे। अब वो 10-11% पे पहुंच गई है और कई शहर ऐसे हैं जिसमें दिल्ली भी है जहां पे ये पॉजिटिविटी रेट 20-30% पे पहुंच गई है। जैसे आपने कहा कि अब जो हम टेस्ट करते हैं उसमें ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसके 2 कारण है। एक तो यही है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये रेशो भी बढ़ रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये एक संकेत ये देता है कि जो कोविड-19 है उसके केसेस अब इन शहरों में ज्यादा हो रहे हैं और इसलिए हमें यहाँ पे बहुत एग्रेसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी जिस तरह से हम इसको कंट्रोल कर पाएं और ये केसेस को हम अगले कुछ हफ्तों में कम कर पाएं। सर, वैसे तो आप इस वक्त किसी भी व्यक्ति से, खास तौर पर उन शहरों में जहां मामले बहुत ज्यादा हैं, बात करेंगे तो वो किसी ना किसी ऐसे इलाके में या तो गया होगा जहां पर कभी कोई कोरोना का केस आया होगा या उसके आसपास कभी कोरोना का कोई केस आ गया है। तो हर व्यक्ति डर रहा है, वो सोच ही रहा है कि कोरोना हुआ मतलब जान गई। एक मौत का डर जो है वो हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने देश के भी आंकड़े देखें या बाहर के भी आंकड़े देखें तो कोरोना से जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है, 2 से 3% है। तो मतलब कि ये कि 97% पेशेंट जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर हम भारत के भी आंकड़े देखें तो भारत में मोर्टेलिटी कम है और हम अगर देखें कि हमारे आईसीयू में वेंटिलेटर पे कितने पेशेंट्स हैं तो वो सिर्फ 1% के करीब है। इसका ये मतलब कि ऑक्सीजन के साथ और सपोर्ट के साथ 98 to 99% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि अगर आपको कोविड-19 हो गया या कोरोना आपको इन्फेक्शन हो गया तो ये एक डेथ सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब हमारे 50% के करीब लोग रिकवर हो रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ये रिकवरी रेट आस्ता आस्ता बढ़ के 80% से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे मोर्टेलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। और हम अगर देखें आईसीयू में तो बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं ओवरऑल जो वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और लोगों के मनों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए और उनका डर भी दूर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, शुक्रिया। दिल्ली नहीं, मुंबई से भी कोरोना को लेकर डराने वाली रिपोर्ट आई।